हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हमको नसीब हुआ है धूप खाना। 2 दिन पहले तो जापान में जोरदार बारिश चल रही थी। अब दोस्तों मुझे बताओ, टेम्परेचर है माइनस में और बारिश हो रही है ना, ये कैसा वेदर है यहाँ के जापान का। और आज थोड़ी अच्छी खासी धूप निकली है तो सोचा कि मैं भी धूप खा लेता हूँ। और जो मेरा वॉच है ये भी सोलर पावर है तो सोचा इसको भी थोड़ा धूप खिला देता हूँ। हमने बनाई हमारी कॉफ़ी भी लेके आके थोड़ा बाहर, सोचा कि धूप खाते खाते थोड़ा कॉफ़ी भी पी लेते हैं। कल दोस्तों वर्कआउट कर रहा था मैं जिम में, बैक का वर्कआउट कर रहा था, बैक और शोल्डर का। पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे, बैक और शोल्डर के बीच वाला जो साइड है ना, यहाँ पे बहुत चमक निकल रही है। रात में तो बिल्कुल सो नहीं पाया, मैं करवट बदल रहा था तो भी बहुत पेन कर रहा था। आप बताओ मुझे कमेंट करके, इसका कुछ इलाज होगा तो। आई थिंक सोरनेस तो नहीं है पर पेन हो रहा है, तो आज तो मैं जिम नहीं जाने वाला हूँ। अभी डिलीवरी वाले भैया आके गए थे। यहाँ पे ना जो डिलीवरी वाले होते हैं पोस्ट ऑफिस वाले, उनका भी एक अलग से कॉस्ट्यूम होता है। और अभी ठंड भी चल रही है ना, तो एकदम ठंडी वाला कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं। बहुत दिन हो गए मैंने साइकिल की सर्विसिंग नहीं की है, बहुत गंदी हो चुकी है। कल मैं जब जिम से आ रहा था ना, तब मैंने नोटिस किया कि जो मेरा जो हैंडल है साइकिल का, ये एकदम लूज़ हो गया। ये ऊपर आ रहा था, मैंने स्लोप पे मैं चला रहा था साइकिल और ये पूरा हिल गया। जैसे कि देखो अभी इसको मैं लाइक इस तरीके से देखो, ये चक्का इधर चला गया और हैंडल इधर चले गया था। तो मैं सोचा कि चलो भाई इसको आज सर्विसिंग करते हैं। ऑयल तो मेरे पास में साइकिल का है नहीं, 250 में गया था मैं लास्ट टाइम ऑयल लाने के लिए, बट था नहीं। तो अभी एक ही ऑप्शन है हमारा, जो ऑलिव ऑयल है जो कि हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो ही डालेंगे अभी इसके अंदर। हाँ ये देखो पूरा नट इसका लूज़ हो गया था, इसलिए ये हैंडल निकलने के कगार पे था। एक्चुअली जल्दी पता चल गया मुझे, वरना यह चलाते चलाते हैंडल ही हाथ में आ गया होता। यार 5-5 मिनट में पोस्ट ऑफिस वाले डिलीवरी करने के लिए आए। अभी दूसरे भैया आए यहाँ पे डिलीवरी करने के लिए। नहीं लग रहा है मुझे, वो खड़े पीछे, इनका ड्रेस थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे। क्या डाल रहे हैं? आज अच्छी खासी धूप निकली है, कपड़े भी धोने के लिए डाल देते। पिछले 1 हफ्ते के कपड़े बजा के रखे थे बारिश के चलते। जिम के भी कपड़े पूरे धुलने के लिए, जिम में भी कपड़े पहनने के लिए बिल्कुल थे नहीं, तो बढ़िया आज धुल जाते हैं। ये है जापान का डिटर्जेंट पाउडर। काताकाना में क्या लिखा हुआ है मुझे आप कमेंट करके बताना। और ये है सॉफ्टनर, कपड़ों को सॉफ्ट करने के लिए, कंडीशनर बोल सकते हैं आप कपड़े का। ये भी आप काताकाना में क्या है कमेंट करके बताना मुझे। इस तरीके से इसके अंदर कप के अंदर लेके डाल देंगे इसको इसके अंदर। यहाँ तो भी वॉशिंग मशीन यूज़ करता हूँ मैं, बट जब मैं इंडिया में कॉलेज में हुआ करता था तो वहाँ पे हाथों से कपड़े धोआ करते थे। बाथरूम में जाके 4-5 दिन जितने भी कपड़े हैं बाथरूम में ब्रश और साबुन लेके घिस के कपड़े धोया करते, तो वो भी मेमोरी अलग ही थी। चलो आधा 1 घंटा लगेगा कपड़े धोने के लिए। इनको धो के सूख के आ जाएंगे पूरी, क्योंकि वॉशिंग मशीन में ड्रायर भी ऑलरेडी है, बट इतना स्ट्रॉन्ग ड्रायर नहीं है इसका, थोड़ा बाहर भी धूप में इसको हमें सुखाना पड़ेगा। दोस्तों जिन लोगों के पास में आईफोन है, मैं आपको एक नया ट्रिक बताने वाला हूँ। ये भी मुझे रिसेंटली पता चला है। अगर आप आपके आईफोन के कैलकुलेटर पे क्लिक करोगे ना, तो इस तरीके से कैलकुलेटर यूजुअली होता है, बट अभी इन्होंने एक नया अपडेट लाया है। अगर आप यहाँ पे ये जो साइड में बटन देख रहे हो कैलकुलेटर का, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एंड में एक कन्वर्ट का बटन दिखेगा। ये भी ऑफ है, इसको ऑन कर दो। यूजुअली तो हम कैलकुलेटर में कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट अभी इन्होंने नया फीचर लाया है कि आप इसमें करेंसी कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देखो JPY है, अभी इसको हम कर देते हैं INR में। INR है क्या? INR हाँ है, रुपीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं। और देखो यहाँ पे अभी JPY डालता हूँ मैं 10,000 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके हो गए 5,432 रुपीज़। रियल टाइम आपको कन्वर्जन बताएगा। अगर मैं समझ लो यहाँ पे डाला 500 INR तो 271, 500 येन का 271 INR। तो आपको अलग से गूगल पे जाके येन टू INR कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में अगर आईफोन है, आपके कैलकुलेटर में भी लाइव कोई भी कंट्री का
करेंसी कन्वर्ट कर सकते हो। और जिन लोगों के पास में एंड्रॉयड फ़ोन है और आपके फ़ोन में भी ऐसा फीचर है क्या, वो भी मुझे आप कमेंट करके बताना। मुझे काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं कि जो भी मैं खाना बनाता हूँ, दिन में जो भी कुछ खाता हूँ, क्या खाता हूँ वो बना के दिखाया करो। बट एक्चुअली वो होता है कि खाना बनाते समय ना दोस्तों, मुझे होश नहीं रहता व्लॉग वगैरह शूट करने का। मुझे भूख रहती तो मैं बस खाने पे ही मेरा ध्यान होता है और ज़्यादातर वक्त शूट नहीं कर पाता हूँ। बट वो अभी ब्रेकफास्ट बनाया मैंने, ओट मिल। तो मेरा मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है वो ओट मिल से ही होता है, जिसमें कि 60 ग्राम ओट मिल होता है। उसके बाद में एक बनाना, मिल्क आप कोई भी डाल सकते हो, लो फैट हाई फैट, और साथ में कुछ फ्रूट्स वगैरह अगर है इसके अलावा वो भी डाल सकते हो। और मेरा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो है सिनेमन। एंड में मैं सिनेमन उसके ऊपर डाल देता हूँ। और हाँ, प्रोटीन पाउडर 30 से 40 ग्राम मेरा एक स्कूप या फिर 1.5 स्कूप इसके अंदर मैं डालता हूँ। तो ये हो गया मेरा ब्रेकफास्ट। अभी जस्ट मेरा ऑफिस में मीटिंग खत्म हुआ है और पता चला है कि मेरे टीम में आधे से ज़्यादा बंदे सारे बीमार है, सबके गले खराब, काफ़ी लोगों का कोल्ड हो गया है, फ्लू हो गया है, क्योंकि जापान में अभी विंटर चल रहा है और अभी छुट्टियाँ थी, विंटर हॉलिडे के सारे घूम रहे थे और ऊपर से वो वायरस भी चल रहा है HMPV। शायद मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि चाइना में वो वायरस काफ़ी फैल चुका है, जापान में भी धीरे धीरे कुछ केसेस उसके आ रहे हैं। बट ये जो वाला है, ये को जापान में बोलते हैं फ्लू पैंडेमिक। जैसे कोविड पैंडेमिक था, जैसे अभी जापान में जनवरी और फरवरी में फ्लू पैंडेमिक, यानी मोस्टली सारे जापानीज लोगों को फ्लू होता है। और मैंने वो बंदे को बोला भी था, जो मेरा टीम मेंबर है, उसके साथ मीटिंग था, उसको बोला कि भाई दवाखाने में जाके दिखा के आ जा। तो एक्चुअली उसको बात करती नहीं आ रहा था, स्टिल मीटिंग में था वो। तो उसको बोला चले जाए एक बार क्लिनिक में दिखा दे। तो वो बोला कि सारे हॉस्पिटल फुल है, अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप हॉस्पिटल में क्लिनिक में जा रहे हो तो आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तभी आप जा सकते हो। तो चलिए अभी बात करते हैं हम जापान में जॉब के बारे में। तो काफ़ी लोग मुझे काफ़ी इंक्वायरी करते हैं कि जापान में इंजीनियरिंग जॉब, IT जॉब, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो जॉब्स होते हैं वो कैसे यहाँ पे मिल सकते हैं। तो मैंने काफ़ी 1-on-1 कंसल्टेशन भी किए हैं, उसमें मोस्टली इंजीनियर्स लोग थे जिनको मैंने काफ़ी हद तक गाइड किया है इंटरव्यू के लिए भी, और कैसे अप्लाई करना है इंडिया से, या फिर अगर आप जापान में भी हो या फिर अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया से जापान में आप कैसे जॉब अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने काफ़ी हद तक गाइड किया है। बट काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इंजीनियर नहीं हैं, उनका डिग्री या उनका जो भी बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है या फिर ग्रेजुएशन जिसमें भी हुआ है वो इंजीनियरिंग नहीं है, वो कुछ और है। तो बात ऐसी है कि वो लोग यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, क्या जरिया है कि अगर आप इंजीनियर नहीं हो तो आप जापान में कैसे आ सकते हो, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं जापान के वर्क वीज़ा के बारे में। तो अगर आप जापान में जॉब करने के लिए आ रहे हो तो यहाँ पे आपको जो वर्क वीज़ा होता है, जिसको इंजीनियर वीज़ा बोलते हैं, वो होता है 1 साल का, 3 साल का या फिर 5 साल का। और दूसरा होता है HSP वीज़ा, जो कि हाई स्किल वीज़ा होता है। वो आप यहाँ पर आने के बाद में कंपनी के थ्रू उसको चेंज कर सकते हो। बट जब भी आप जापान में आ रहे हो फर्स्ट टाइम, आपको यहाँ पे 1, 3 या 5 साल का वर्किंग वीज़ा जो इंजीनियर वीज़ा होता है वही मिलेगा, और ये बड़ा ही कॉमन टाइप का वीज़ा है। बट इसके अलावा और एक वीज़ा है, अगर आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, SSW वीज़ा, स्पेसिफाइड स्किल वर्कर वीज़ा। अगर आप इंजीनियर नहीं हो और आप जापान में आना चाहते हो तो ये जो SSW वीज़ा है, इसके थ्रू आप जापान में आ सकते हो। इस वीज़ा में आपको कोई ऐसे इंजीनियरिंग डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपके पास में एक स्पेसिफिक स्किल चाहिए, और वो स्किल कोई भी चलेगी, एनी स्किल जिसके थ्रू आप ये वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। और अगर यहाँ पे जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको वो स्किल की ज़रूरत है, वो आपको सीधा हायर कर लेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आपको इंजीनियर होना ज़रूरी है। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ जापान, जिसके ऊपर आपको SSW के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको मिल जाएगी। और साथ ही में यहाँ पर आप हिंदी में भी इसका लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो SSW के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, और हम थोड़ा और डिटेल में जाके चेक करेंगे। तो SSW जो वीज़ा है, स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर वीज़ा, वो एक्चुअली 2 टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। देखेंगे हम एक्चुअली 2 टाइप एग्जैक्टली क्या है। बट आपकी जो उम्र है वो 18 साल के ऊपर होना चाहिए, और आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी होना चाहिए, और आपके पास में नेसेसरी ऑक्यूपेशनल स्किल होना ज़रूरी नहीं कि आपके पास में कोई इंजीनियरिंग डिग्री ही चाहिए, बट आपके पास में एक स्किल चाहिए। जो भी आप कंपनी को अप्लाई करने वाले हो उनको वो स्किल की ज़रूरत होना ज़रूरी है। तो जैसे कि इसमें टाइप 1 टाइप 2 है, तो इस चार्ट के अंदर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो जो SSW1 वीज़ा है वो कोई भी फॉरेन नेशनल, जैसे कि हम इंडिया से है तो हम फॉरेनर्स हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं जापान के लिए। तो आपके पास में कंसिडरेबल नॉलेज, कंसिडरेबल, नॉट आप एकदम हाई फाई स्किल नहीं, ज़रूरत नहीं है आपको, एकदम आप उसमें प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत भी अगर आपके पास में वो स्किल का नॉलेज है, वो स्किल कौन सी वो हम आगे देखेंगे,
बट कंसिडरेबल आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है, या फिर एक्सपीरियंस इन स्पेसिफाइड इंडस्ट्री फील्ड, जो भी इंडस्ट्री फील्ड है उसका आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। और जो SSW2 वीज़ा है वो भी सेम है, फॉरेन नेशनल अप्लाई कर सकते हैं, बट यू शुड बी प्रोफिशिएंट। एंड SSW से भी ज़्यादा आपको उसमें प्रोफिशिएंट नॉलेज या स्किल होना ज़रूरी है। और इसके बेनिफिट क्या है SSW1 और 2 के? अगर आपके पास में 1 है SSW1 तो आप 5 साल तक जापान में रह सकते हो। अगर 2 है तो कोई लिमिट नहीं है, आप ज़्यादा भी रह सकते हो। SSW1 में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, SSW2 में भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर जापानीज़ लैंग्वेज लेवल की बात करें तो SSW1 में आपको बेसिक जैसे N5 N4 अगर आपके पास में है तो सफिशिएंट है। SSW2 की बात करें तो आपको इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है आपको लैंग्वेज टेस्ट के लिए। और अगर हम फैमिली की बात करें SSW1 में आप आपके फैमिली को यहाँ पे नहीं ला सकते। अगर आपके पास में SSW2 है तो आप आपके स्पाउस यानी आपकी बीवी या पति को आप यहाँ ला सकते हो, या फिर आपके बच्चों को भी आप साथ में यहाँ पर ला सकते हो। तो अभी बात करते हैं कि ये SSW वीज़ा के अंडर आप क्या जॉब जापान में कर सकते हो। तो SSW1 के अंडर आप नर्सिंग केयर, बिल्डिंग क्लीनिंग मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, साथ ही में आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, शिपिंग या मशीनरी इंडस्ट्री में, एविएशन में, ऑटोमोबाइल में, अकोमोडेशन, जैसे अगर आप फ्रंट डेस्क का जॉब अगर आपको करना है, हॉस्पिटैलिटी रेस्टोरेंट में अगर आपको जॉब करना है, या फिर रेलवे, जैसे रेलवे के बहुत जॉब्स जापान में अभी अवेलेबल है, जैसे कि मेंटेनेंस का है, रोलिंग स्टॉक का, या फिर ट्रेन ऑपरेशन का, या फिर ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है या आपको बस ड्राइवर बनना है, और जापान के बस ड्राइवर जो होते हैं ना बहुत ही अच्छी खासी सैलरी मिलती है। ऐसा मत सोचना है कि इंडिया के बस ड्राइवर की तरह होता है, यहाँ पे एकदम हाई फाई उनको सैलरी मिलती है, साथ में उनका लाइफस्टाइल भी काफ़ी अच्छा होता है, यहाँ के बसेस भी काफ़ी बढ़िया होते हैं। तो ये जो इस टाइप के जॉब्स है ये आप SSW के अंडर कर सकते हो। साथ ही में एग्रीकल्चर, आप अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर का नॉलेज अगर आपको है, इंडिया में कोई आपने कोई डिग्री वगैरह किया होगा उसके अंदर, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। फिशरी में भी कर सकते हो। फूड सर्विस जैसे कि रेस्टोरेंट में बेवरेज प्रोसेसिंग या फिर स्टोर मैनेजमेंट, उसमें भी आप कर सकते हो। फूड बेवरेज बनाने के कंपनी में भी आप जॉब कर सकते हो। फॉरेस्ट्री में भी आप काम कर सकते हो। वुड इंडस्ट्री में भी आप काम कर सकते हो, जैसे हमारे इंडिया में होता है, हम वुड कटिंग वगैरह काफ़ी होते हैं हमारे इंडिया में उस टाइप की जॉब, प्लाईवुड इंडस्ट्री वगैरह। तो वो भी आप अगर आपके पास में स्किल है तो अच्छा खासा सैलरी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसके अंदर टोटल आप 16 ऑक्यूपेशन जो है वो कवर होते हैं SSW में, यानी 16 फील्ड है। अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग आपके पास में 16 ऐसे ऑप्शन है जॉब्स के जो कि आप जापान में अप्लाई कर सकते हो। तो एक बार आप देखिएगा कि आप इसमें से किस कैटेगरी में फिट होते हो, एंड देन आप SSW वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट काफ़ी लोगों को भी क्वेश्चन होगा कि फ़्लो कैसा है, यानी कैसे इसको अप्लाई करना है और कैसे प्रोसीजर वगैरह होगा। तो उसका भी शॉर्ट में यहाँ पे ना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे तो उसका एक छोटा सा फ्लो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे ये फॉरेन नेशनल है, जैसे आप समझ लो आप हो ये फॉरेन नेशनल और कोई इमिग्रेशन सर्विस एजेंसी के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे एजेंसी को। एजेंसी आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह सब करवा के देगी, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है वो आपसे मांगेगी, और वो डायरेक्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है जापान में उसको अप्लाई करेगी। और फिर वो सब चेक करेंगे आपका स्केल वगैरह सब कुछ, और वो नोटिफिकेशन देंगे उस एजेंसी को, और सब ठीक रहा तो वो एजेंसी आपको रिप्लाई करेगी और आपको जो वीज़ा है उसके लिए हेल्प करेगी, और फिर आप जापान में जॉब करने के लिए आ सकते हो। तो ये शॉर्ट में ये फ़्लो है उसका, और भी आप यहाँ पे जानकारी उसकी पढ़ सकते हो, और उसका डिटेल में अगर आप फ्लो देखोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है। जनरल जो प्रोसेस है अप्लाई करने की वो आप यहाँ पर डिटेल में इस वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हो। और जो एग्ज़ाम वगैरह रहेगी, जो टेस्ट है आपका SSW का वैलिडिटी देखने के लिए, तो वो भी यहाँ पर उसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इंग्लिश में वेबसाइट है ये, तो वो इंग्लिश में आप पूरा पढ़ सकते हो। तो ये वेबसाइट ना मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप पूरा इसके बारे में पढ़ लेना। और ये SSW वीज़ा के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। बहुत से लोग अभी यही सोचते हैं कि बस आपके पास में कोई डिग्री है, इंजीनियरिंग डिग्री है, तभी आप इंजीनियर वीज़ा पे जापान में आ सकते हो, बट ऐसा नहीं है।
आप देख रहे हो ये 16 फील्ड ऐसी है जिसके थ्रू आप SSW का अप्लाई कर सकते हो। और ऐसा मत समझना कि जो वीज़ा है ये जैसे नॉर्मल वीज़ा है, इंजीनियरिंग वीज़ा से बहुत कम इसका रैंक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जापान में जॉब के लिए आ रहे हो तो आप एज अ नेशनल फॉरेनर ही कंसिडर होगे और आपका जो सैलरी वगैरह है वो आपको जितना जापानीज़ लोगों को मिलता है उनके काम के लिए उतना ही आपको मिलेगा। और ये वीज़ा जो है वो भी आपको कंसिडर होगा जैसे ये इंजीनियर वीज़ा है उसके लेवल पे। तो जो भी आपको ऑफिशियल पर्क्स रहेंगे कंपनी की तरफ से, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद में जो अकोमोडेशन का अलाउंस कभी कभी कंपनी देती है, कम्यूटिंग का, ऑफिस में आने जाने का जो भी अलाउंस है, और बाकी और भी अलाउंसेस होते हैं जैसे जापानीज़ लोगों को मिलते हैं वैसे ही सारे आपको भी मिलेगा। तो ये SSW वीज़ा से अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, कैसे अप्लाई करना है या फिर कैसे इंटरव्यू देना है, और भी कुछ डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली मेरा 1-on-1 कंसल्टेशन भी ले सकते हो जिसमें आपको मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा वीडियो कॉल पे, और आपको डिटेल में और अच्छे से इस वीज़ा के बारे में और इंटरव्यू और कैसे प्रोसेस होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और उस 1-on-1 कंसल्टेशन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऑफिस को तो अभी लॉग आउट कर लिया है मैंने, और जिम का तो वैसे मैंने आज कैंसिल कर रहा था। जैसे आपको सुबह बताया मैंने, बैक पेन बहुत ही कर रहा था, और एक्चुअली दिक्कत ये ना कि मेरा हाथ भी वहाँ पे जा नहीं रहा है मसल्स की वजह से, तो मैं खुद से भी वहाँ पे कुछ ऐसे मसाज वगैरह खुद से नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास वो गन है वो भी मैं वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता। तो अभी मैंने प्लान किया है, एक्चुअली रिजर्वेशन ले कर रखा है मसाज करने के लिए। मेरे घर के पास में काफ़ी सारे मसाज सेंटर है, और बहुत दिनों बाद आज मैं मसाज करवाने के लिए जा रहा हूँ। और जैसे मैंने बोला था कि आपको यहाँ पे अगर हॉस्पिटल क्लिनिक में जाना है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो वैसे ही आपको मसाज करवाने के लिए भी जाना है तो पहले से ही रिजर्वेशन वगैरह ले कर रखना पड़ता है। ट्रेन पास हो रही है, यहाँ से अभी रुकना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पर ना इस तरीके से ये वाले स्कूटी, क्या बोलते हैं इसको, बाइक, ऑटोमेटिक बाइक भी काफ़ी सारे चलाते हैं लोग यहाँ पे, क्योंकि रोड भी अच्छे है। स्टेशन के इस साइड वाला जो एरिया है ना वो थोड़ा पॉश है, जो उस साइड का एरिया जहाँ पर हम रहते हैं वो भी पॉश है एक्चुअली, बट वहाँ पर ना काफ़ी घर है। ये साइड में ज़्यादातर आपको रेस्टोरेंट्स और शॉप्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिलता है। देख लो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है, दुकानें वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, रेजिडेंशियल भी है, साथ में आपको थोड़ा एक्टिव एरिया मिलेगा। मेरा एरिया थोड़ा सा ऐसे सुना सुना है, ज़्यादा लोग दिखते हैं नहीं। और अभी हम ढूंढ रहे हैं वो मसाज सेंटर। मैं बहुत दिनों पहले आया था, बहुत महीने हो गए एक्चुअली, तो अभी शायद यहीं कहीं होना चाहिए। यहाँ रास्ते में देखो ये इंडियन नेपाली रेस्टोरेंट है, यहाँ पे सब आपको इंडियन फूड वगैरह मिल जाएंगे। इस तरीके से मेनू भी है यहाँ पे, सारे नान करी वगैरह है। मोस्टली सारे रेट 1200, 1300, 1500 के आसपास ही है। ये वाला मिल गया, याद आ गया मुझे, ये वाला है। तो चलो दोस्तों, अभी 1 घंटा करवाते मसाज, और मिलता हूँ मैं आपको सीधा मसाज होने के बाद में। आ गए दोस्तों मसाज करके घर पे। मसाज तो ठीक ठाक था, करने के बाद में थोड़ा भी मेरा बैक साइड थोड़ा सा भी पेन जो है वो कम हो गया है। बट बात ऐसी है ना, जापान के जो मसाज होते हैं वो इतने वर्थ नहीं है। जब मैं लास्ट टाइम फिलीपीन में गया था वहाँ पे मसाज किया था, जापान में अभी जितने पैसे दिए मैंने उसके हाफ पैसे दिए थे, बट 1 नंबर मसाज किया था उन्होंने, पूरा बॉडी खुल गया था। बट यहाँ पे ना इतने पैसे दे के भी ना उस टाइप का मसाज यहाँ पे नहीं करवाते। तभी मैं बना रहा हूँ मेरा डिनर, और आते वक्त मैं स्टोर में गया था और बहुत दिनों के बाद में मैंने लाया है, क्या ये गेस करो, पढ़ पाओगे आप, कांजी काताकाना में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है किमची। किमची तो आपको पता होगा कोरिया में बहुत खाते हैं, यानी कोरिया का अचार बोल सकते हो आप। जैसे हमारे इंडिया में हम आम का अचार खाते हैं, वैसे कोरिया में ये किमची का अचार खाते हैं। और आपको पता होगा किमची क्या है, तो ये बनती है कैबेज से। कैबेज को पता नहीं प्रोसेस करके, प्रोसेस बहुत दिनों तक, जैसे हम अचार को कैसे वो इसमें रखते हैं, फ्रेश अचार बनाते हैं और उसको एक बर्नी के अंदर बहुत सालों तक रखते हैं तो वो बहुत अच्छा बनता है। तो वैसे ही कैबेज को उसी तरीके से बनाते हैं। तो मुझे किमची तो वैसे पसंद है, मैं पहले खाया करता था, बीच में बंद कर दिया खाना क्योंकि सॉल्ट बहुत होता है इसके अंदर। बट अभी मेरा वो क्रेविंग, सॉल्ट तो मैं खाता हूँ नहीं, मेरे घर में सॉल्ट है नहीं, ऊपर से मैं किसी में डालता हूँ नहीं, तो सोचा कि थोड़ा किमची ला लेता हूँ, पिकल, थोड़ा खाने का टेस्ट मेरा अच्छा हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता, तो जो किमची होता है वो इस तरीके से दिखता है। ये जो हमारा कैबेज होता है, पत्ता गोभी जो बोलते हैं, उससे ये बनता है। इसके अंदर सारा सॉल्ट मसाला वगैरह होता है। हो गया दोस्तों अभी खाना शाना खा के, और काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि मैं अभी देख रहा था कोरियन ड्रामा। अभी मैं रिसेंटली देख रहा हूँ मूव टू हेवन। शायद आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा ड्रामा या नहीं देखा होगा, बट
हाईली रिकमेंड करता हूँ दोस्तों। मैं तो पहले एपिसोड से ही यानी इतना इमोशनल हो गया था और रोने भी लगा था मैं देखने के बाद, सच बता रहा हूँ। तो चलिए मैं सोता हूँ और मिलता हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।